नमस्कार दोस्तों, GLS फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ राजस्थान के एक गांव की कहानी। चलिए शुरू करें। राजस्थान के कोटा में स्थित एक पुरानी हवेली जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, सदियों से एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में जानी जाती है। यह हवेली, जिसे अब भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है, राजसी वास्तुकला और भयानक घटनाओं का सम्मिलन है। इसके परिसर में अनेक अजीबोगरीब और खौफनाक घटनाएं घटित हुई हैं, जिन्होंने इसे एक कुख्यात स्थल बना दिया है। कोटा की इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में कोटा के महाराजा ने अपने निवास के लिए करवाया था। भव्य और विशाल यह हवेली उस समय की वास्तुकला का अद्वितीय नमूना थी। हवेली के मुख्य द्वार पर बारीक नक्काशी और अंदर के कमरे की सजावट आज भी उस युग की याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि यह हवेली महाराजा की सबसे प्रिय थी और उन्होंने इसे अपनी रानी के लिए विशेष रूप से सजवाया था। महाराजा की मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले महारानी की रहस्यमयी मौत ने सभी को चौंका दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि महारानी की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और अपनी अज्ञात मौत का बदला लेने के लिए तड़पती है। रात होते ही हवेली के बंद दरवाजों के पीछे से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब हाल ही में शादीशुदा जोड़ा आरव और साक्षी कोटा घूमने आए थे। उन्हें इस हवेली के बारे में सुनने के बाद यहाँ की रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी जागी और उन्होंने हवेली को देखने का फैसला किया। उनके पहुंचते ही हवेली के बुजुर्ग चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी कि शाम के बाद कोई भी अंदर नहीं जाता। लेकिन रोमांचक और अद्वितीय अनुभव की तलाश में उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। शाम ढलते ही हवेली की डरावनी छवि और भयानक हो गई। आरव और साक्षी हवेली के अंदर जाते ही उसके अद्वितीय वास्तुशिल्प में खो गए। उन्होंने हवेली के हर कोने की तस्वीरें लीं और धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी अचानक हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है और इस पर ध्यान नहीं दिया। रात गहराते ही हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और दीवारों पर अजीब साए दिखाई देने लगे। साक्षी को लगा कि कोई उसे देख रहा है और उसके शरीर में ठंडक सी महसूस हुई। उसने आरव से कहा कि उसे यहां से जाना चाहिए, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ उनकी कल्पना का परिणाम है। रात के 12 बजे अचानक से हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। हवेली के कोनों से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। आरव और साक्षी ने सोचा कि यह सब सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारों का परिणाम है, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगीं तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। वे तुरंत हवेली से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजे को खोलने की कोशिश में आरव को एक अजीब साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। आरव ने साक्षी को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन तभी वह साया अचानक से गायब हो गया। साक्षी को अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चिल्लाई और आरव की ओर भागी। आरव ने देखा कि साक्षी के कंधे पर किसी ने गहरी नाखूनों के निशान बना दिए हैं। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने तेजी से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वे एक अदृश्य ताकत द्वारा पीछे खींचे गए। अगली सुबह हवेली के चौकीदार ने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर खून के धब्बे थे। उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने हवेली के अंदर तलाशी ली तो उन्हें आरव और साक्षी के शरीर मिले। उनके शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और चेहरे पर भय का भाव स्थिर था। यह देखकर पुलिस और स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। कोटा की भूतिया हवेली आज भी एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में जानी जाती है। वहां की अजीबोगरीब और खौफनाक घटनाओं ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां जाने से लोग डरते हैं। हवेली की कहानियां और उसके अंदर घटित हुई घटनाएं एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई हैं। जो भी इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह या तो अपनी जान गंवा बैठता है या फिर उसे एक ऐसा अनुभव होता है जिसे वह कभी भूल नहीं पाता। आरव और साक्षी की रहस्यमयी मौत के बाद हवेली का खौफ और भी बढ़ गया, लेकिन इस हादसे ने एक स्थानीय पत्रकार वेदांत का ध्यान आकर्षित किया। वेदांत ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि इस हवेली में आखिर क्या हो रहा है। वेदांत का मानना था कि शायद यह सब अंधविश्वास और भ्रम हो, लेकिन साक्ष्य जुटाने के लिए
वह हवेली में रात बिताने का निर्णय करता है। वेदांत ने अपने दोस्त अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने साथ मिलकर उस रात हवेली में प्रवेश किया। वेदांत ने अपने साथ कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण ले लिए ताकि सबूत इकट्ठे कर सके। हवेली के चौकीदार ने फिर से उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वेदांत और अर्जुन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात गहराते ही हवेली के अंदर की गतिविधियां तेज होने लगीं। वेदांत और अर्जुन ने सुना कि हवेली की दीवारों से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। अचानक से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी वेदांत ने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी। उसने तुरंत कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। वेदांत और अर्जुन ने मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाए। वहां उन्होंने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे थे। अचानक ही एक चीख सुनाई दी और दोनों ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने वेदांत से कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन वेदांत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे से उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक महिला की परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। वेदांत ने उससे पूछने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन परछाई ने अचानक से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कमरे में चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगीं। वेदांत और अर्जुन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। हवेली के अंदर एक अनजान शक्ति ने अर्जुन को पकड़ लिया और वह हवा में उठ गया। वेदांत ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को दीवार पर जोर से पटक दिया। अर्जुन के शरीर से खून बहने लगा और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली गई। वेदांत के लिए यह दृश्य असहनीय था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अर्जुन की मौत के बाद वेदांत अकेला रह गया। वह समझ गया था कि हवेली में कुछ अदृश्य और भयानक शक्ति है जो यहां आने वालों को नहीं छोड़ती। उसने अपनी रिकॉर्डिंग उपकरणों को चेक किया, लेकिन सभी उपकरण खराब हो चुके थे। वेदांत ने सोच लिया कि अब उसे यहां से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना है। वेदांत ने अपनी हिम्मत जुटाई और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन हवेली के अंदर की शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वेदांत ने हिम्मत नहीं हारी और हर संभव प्रयास किया दरवाजे को खोलने का। आखिरकार वेदांत ने किसी तरह दरवाजे को खोलने में कामयाबी पाई और हवेली से बाहर निकल गया। वह हाँफते हुए हवेली के चौकीदार के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। चौकीदार ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया। वेदांत ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। अस्पताल में वेदांत की स्थिति स्थिर हो गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह हवेली के रहस्य को उजागर करेगा और वहां की अदृश्य ताकतों का पर्दाफाश करेगा। लेकिन वह जानता था कि यह एक कठिन और खतरनाक यात्रा होगी, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। अस्पताल से लौटने के बाद वेदांत ने अपनी कहानी एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित की। उसकी कहानी ने पूरे शहर में टहलका मचा दिया। लोग अब हवेली के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे। इसी बीच एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर कबीर ने वेदांत से संपर्क किया। प्रोफेसर कबीर ने बताया कि वह भी इस हवेली के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं और वेदांत के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देना चाहते हैं। प्रोफेसर कबीर के पास आधुनिक उपकरण और तकनीकें थीं, जिनसे भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का पता लगाया जा सकता था। उन्होंने वेदांत को यकीन दिलाया कि इस बार वे हवेली के अंदर सुरक्षित रहेंगे और वहां की सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकेंगे। वेदांत और प्रोफेसर कबीर ने मिलकर एक योजना बनाई और एक रात हवेली में प्रवेश करने का निश्चय किया। वेदांत और प्रोफेसर कबीर अपने उपकरणों के साथ हवेली में पहुंचे। हवेली के चौकीदार ने उन्हें फिर से चेतावनी दी, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। हवेली में घुसते ही उन्होंने अपने कैमरों और सेंसर्स को चालू किया। प्रोफेसर कबीर ने एक स्पिरिट बॉक्स का उपयोग करना शुरू किया, जिससे वे आत्माओं से संवाद कर सकें। रात के बीच में स्पिरिट बॉक्स पर अचानक एक आवाज आई, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो बाकी की हुई। वेदांत और प्रोफेसर कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाते हुए बातचीत जारी रखी। प्रोफेसर ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? जवाब में एक और आवाज आई, मैं महारानी हूं। स्पिरिट बॉक्स के माध्यम से महारानी की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी हत्या उसके ही पति महाराजा ने की थी, क्योंकि महाराजा को शक था कि महारानी उसे धोखा दे रही है। महारानी की धोखा देने वाली बात चारों ओर फैल गई।
कि महारानी महाराज को मारकर अपना शासन चलाना चाहती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि महारानी निर्दोष थी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और अपनी न्याय की मांग कर रही है। जैसे ही महारानी की आत्मा ने अपनी कहानी खत्म की, हवेली में भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा, फर्श पर अजीबोगरीब निशान उभर आए और हवेली के अंदर की चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगीं। प्रोफेसर कबीर ने अपने उपकरणों से इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया और समझने की कोशिश की कि इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। प्रोफेसर कबीर ने महारानी की आत्मा से पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? जवाब में महारानी की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। प्रोफेसर कबीर ने वेदांत को इशारा किया और दोनों ने मिलकर महाराजा के इतिहास को खंगालने का निश्चय किया। प्रोफेसर कबीर और वेदांत ने महाराजा की पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि महाराजा ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। महाराजा की आत्मा भी हवेली में भटक रही थी। वेदांत और प्रोफेसर कबीर ने सोचा कि अगर वे महाराजा की आत्मा को भी न्याय दिला सकें तो शायद महारानी की आत्मा को शांति मिल सके। वेदांत और प्रोफेसर कबीर ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें महाराजा और महारानी की आत्माओं को बुलाया गया। यज्ञ के दौरान दोनों आत्माओं ने अपनी अपनी कहानी सुनाई और सच्चाई सामने आई। महाराजा ने अपनी गलती स्वीकार की और महारानी से माफी मांगी। यज्ञ के अंत में दोनों आत्माओं ने शांति प्राप्त की और हवेली में होने वाली भयानक घटनाएं थम गईं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।